अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का जो लेक्चर है इसमें हमने जो है इंटेंजिबल एसेट्स को डिस्कस करना है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के मुताबिक, और ये लेक्चर नंबर 13 है हमारा। अब बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स को डील करता है। इसमें कंटेंट जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में वो डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है, ऑब्जेक्टिव ऑफ IES 38, स्कोप ऑफ IES 38, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी थोड़ी सी हम देखेंगे पेटेंट को लेके। Intangible asset basically having future economic benefits, no physical substance, with high degree of uncertainty concerning the future benefits arises from contractual and other legal rights, clearly distinguishable and controllable. कॉमन टाइप ऑफ इंटेंजिबल्स जो हैं वो आपके पास हैं पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजेस, स्टार्टअप कॉस्ट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है जी हमारे पास, अलाउ एंटिटीज टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज सेपरेट वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, एनेबल यूजर टू असेस मोर एक्यूरेटली द वैल्यू ऑफ वैल्यू एंड मेकअप ऑफ एसेट ऑफ द एंटिटी। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आइडेंटिफाई आपने करना है कि कौन सी वैल्यू है इंटेंजिबल एसेट्स की, और इसको रिकॉग्नाइज भी करना है, और इसके साथ साथ आपने यूजर्स को इस काबिल बनाना है कि वो असेस कर सकें जो आपकी एसेट जो एंटिटी के अंदर है उसकी वैल्यू को, ठीक है, एक्यूरेटली। स्कोप बेसिकली ये है कि इसमें डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, रिकग्निशन एंड डी रिकग्निशन एज एन एसेट, डिटरमिन कैरिंग अमाउंट, डिटर्मिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि कहाँ कहाँ हमने इसको डिस्क्लोज करना है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में रिकग्निशन, फिर मेजरमेंट में दो चीजें वो आपको बता रहे हैं कि इनिशियल मेजरमेंट कैसे करनी है आपने, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी, फिर उसको प्रेजेंट आपने कैसे करना है और इसको डिस्क्लोज कैसे करना है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। रिकग्निशन में सबसे पहले वो कह रहा है एन एसेट कैन रिकग्नाइज एज एन एसेट इफ फ्लो ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनटू द एंटिटी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स को हम कैसे शो करेंगे, तो कॉस्ट कंप्राइजेस डिपेंड ऑन परचेज प्राइस जिस पर आपने उसको एसेट को जो है इंटेंजिबल एसेट को परचेज किया, एनी directly attributable cost of preparing asset for intended use जिसमें cost of getting asset to working condition और legal fee है ये भी include होंगी आपकी। internally generated intangible assets कौन सी हैं, जिसमें दो phases आपको बता रहे हैं। तो research phase है सबसे पहले, तो no intangible asset arising from the research phase may be recognized there is insufficient certainty that it will generate future economic benefits। ठीक है, तो रिसर्च फेज आपके पास आ जाएगा जिसमें कोई भी इंटेंजिबल एसेट तो अरेज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन आप क्योंकि रिकग्नाइज करेंगे उस फेज के अंदर। फिर है डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज में आपका इंटेंजिबल एसेट अरेज हो जाएगा फ्रॉम द डेवलपमेंट फेज और रिकग्नाइज, फिर आप उसको रिकग्नाइज भी करेंगे व्हेन द एंटिटी मीट दीस टू रिकग्निशन क्राइटेरिया। कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज, अब कॉस्ट कौन सी कैपिटलाइज नहीं है वो यहाँ हम देख लेते हैं। द कॉस्ट रिलेटिंग टू मेनी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल आइटम कैन नॉट बी कैपिटलाइज एंड आर एक्सपेंस एज इनकर्ड। तो रिसर्च कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सारी जो है कैपिटलाइज नहीं हो सकती। मेजरमेंट दो तरह की आपको पहले भी उसने बताई है, इनिशियल मेजरमेंट है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। इनिशियल मेजरमेंट क्या है जी, ऑन इनिशियल रिकग्निशन एंड इंटेंजिबल एसेट इज मेजर्ड एट अ कॉस्ट, जिस पर आपने परचेज किया है वही आपकी कॉस्ट है और ये इनिशियल मेजरमेंट है। इन केस ऑफ इंटरनल प्रोजेक्ट, रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी सेपरेटेड। Project research expenditure will be treated as expense और project development expenditure will be treated as cost। तो बेसिकली आपने देखना होगा कि प्रोजेक्ट की ये रिसर्च एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंस में आप इसको लेके जाएंगे, और अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है तो वो फिर आपकी कॉस्ट को शो करेगा। सब्सिक्वेंट मेथड या मेजरमेंट के अंदर दो मॉडल्स हैं जिसको कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल बोलते हैं। तो कॉस्ट मॉडल सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज इट्स कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस। Asset classified as held for sale are shown at the lower of fair value less cost to sell and carrying amount। तो बेसिकली कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट है जिस पर आपने उस इंटेंजिबल एसेट्स को कैरी किया या परचेज किया, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब आप कॉस्ट को लेस करेंगे क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन से और इम्पेयरमेंट लॉसेस से, ठीक है। अब एसेट्स जो वो क्लासिफाई हो रहे होते हैं कि कुछ एसेट्स आप हेल्ड करते हैं फॉर द सेल, ठीक है, और उनको शो कर रहे होते हैं
फेयर वैल्यू जो भी इसकी है उसको लोअर जो फेयर वैल्यू होगी उसको लेस कर देंगे आप कॉस्ट से जिस पर आपने उसको बेचा और कैरिंग अमाउंट से। रिवैल्यूएशन मॉडल दूसरा मॉडल है जिसमें एसेट आर कैरीड एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लेस एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड लेस एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर एसेट को आप कैरी करते हैं फेयर वैल्यू पर, ठीक है, जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे उस एसेट की, और इसमें से आप लेस करते जाएंगे एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जो कि आप कैलकुलेट करते जाते हैं हर साल, और इसमें से आप फिर मजीद लेस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। द एसेट वैल्यू शुड बी रिव्यूड रेगुलरली, करना पड़ेगा आपको। रिवैल्यूएशन मॉडल इज ओनली अवेलेबल इफ एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर दैट इंटेंजिबल एसेट। सच एक्टिव मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनकॉमन फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आपको बता रहे हैं कि एसेट की वैल्यू को आपको रेगुलरली बेसिस पे रिव्यू भी करना पड़ेगा, और ये रिवैल्यूएशन का मॉडल उस वक्त यूज होगा सिर्फ जब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की जो मार्केट है वो एक्टिव मार्केट होगी और वो एग्जिस्ट करती होगी। यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट बेसिकली आपको बता रहे हैं कि उसमें भी दो तरह के तरीके हैं इसकी यूजफुल लाइफ को कैलकुलेट करने के। इंटेंजिबल एसेट विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ इज अमोर्टाइज्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो इंटेंजिबल एसेट को हम फाइनाइट यूजफुल लाइफ के साथ अमोर्टाइज कर रहे होते हैं एक सिस्टमैटिक बेसिस पर, ठीक है, और एस्टिमेशन की बेस पर उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो डिटरमिन करते हैं। और दूसरा है जी इंटेंजिबल एसेट विद एन इनफिनिट शुड बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली बट नॉट अमोर्टाइज। अब इंटेंजिबल एसेट को या तो फिर एक इनफिनिट लाइफ के लिए हम रख देंगे और उसको फिर टेस्ट करेंगे उसके इम्पेयरमेंट एनुअली, लेकिन उसको अमोर्टाइज आप फिर नहीं कर सकेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स विद फाइनाइट लाइफ जो है पेटेंट 20 इयर्स के लिए होंगे, कॉपीराइट द लाइफ ऑफ द क्रिएटर प्लस 70 इयर्स कॉपीराइट वो होंगे जिसने उस चीज को बनाया, ठीक है, और प्लस 70 इयर्स उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। फ्रेंचाइज और जो लाइसेंसेस हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ पर बेस करते हैं। तो कॉस्ट आर सब्जेक्टेड टू अमोर्टाइजेशन, अ प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन ओवर द शॉर्टर ऑफ द लीगल और यूजफुल लाइफ नॉट टू एक्सीड 40 ईयर। तो बेसिकली कॉस्ट जो है वो सब्जेक्ट आपने कर दी अमोर्टाइजेशन के प्रोसेस के साथ जिसमें आप कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, ठीक है, और शॉर्टर लीगल यूजफुल लाइफ आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये 40 ईयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए जब आप इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है तो इम्पेयरमेंट टेस्ट नीडेड ओनली व्हेन इवेंट्स इंडिकेट दैट द बुक वैल्यू में नॉट बी रिकवरेबल, ठीक है। इम्पेयरमेंट टेस्ट उस वक्त उसकी जरूरत होगी जब इवेंट इंडिकेट करेगा कि बुक वैल्यू जो है वो रिकवरेबल नहीं हो सकती। अमोर्टाइजेशन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, अदर मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें मोर अप्रोप्रिएट देन दी स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो आपको यूजुअली 0 रखनी पड़ती है कि अगर आप इसको सेल आउट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो बेसिकली इंटेंजिबल एसेट है तो आप इसको सेल आउट करेंगे तो बेसिकली यूज करने के बाद आपको उसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते, ये सिंपल आप इनको फील कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल में जर्नल एंट्रीज को आपको बता रहे हैं कि अगर हमने इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना हो तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और इससे आपके या अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं जो कि क्रेडिट होगा। इंटेंजिबल एसेट विद इनफाइनाइट लाइफ है तो ट्रेडमार्क, गुडविल इन प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, costs are not subject to amortization, impairment test is required at least annually। तो इंटेंजिबल एसेट्स में जब इनफिनिट लाइफ आप डिटरमिन कर लेंगे तो फिर आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट आपको हर साल करना पड़ेगा। यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में एग्जांपल आपको दे रहा है इंटेंजिबल एसेट लीगल लाइफ अमोर्टाइजेशन। तो सबसे पहले जो इंटेंजिबल है वो पेटेंट है, लीगल लाइफ इसकी 20 इयर्स है। अमोर्टाइज जब आप करेंगे तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल और लीगल लाइफ करना पड़ेगा आपको। कॉपीराइट है तो लाइफ ऑफ क्रिएटेड प्लस 70 इयर्स, और अमोर्टाइजेशन जब आप करेंगे प्रोसेस आप जब करेंगे मेथड अप्लाई करेंगे तो फिर आपको उसकी जो लाइफ है वो देखनी पड़ेगी कि शॉर्टर ऑफ यूजफुल और लीगल लाइफ नॉट टू एक्सीड 40 ईयर। फ्रेंचाइज और लाइसेंसेस जो है उनकी लीगल लाइफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के मुताबिक होगी, और शॉर्टर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ और यूजफुल लाइफ को देखते हुए आप इसकी लाइफ को डिटरमिन करेंगे। ट्रेड नेम्स एंड ट्रेडमार्क्स है तो फिर यहाँ अनलिमिटेड आपकी लीगल लाइफ आएगी जिसमें रिन्यूड आप करेंगे एवरी 10 ईयर। अब यहाँ आपको अमोर्टाइजेशन की बजाय इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना पड़ेगा एटलीस्ट एनुअली। इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो फिर भी आपकी जो लीगल लाइफ हो वो अनलिमिटेड है, यहाँ आप अमोर्टाइजेशन को नहीं बल्कि इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ लगाएंगे।
इसी तरह गुडविल है तो गुडविल की भी लीगल लाइफ जो है वो अनलिमिटेड है, और यहाँ आप इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है सिर्फ वो लगाएंगे, अमोर्टाइजेशन नहीं करेंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट बेसिकली है क्या, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ऑल प्रिंसिपल्स IAS 36 अप्लाई टू इम्पेयरमेंट ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट्स आल्सो अप्लाई टू इंटेंजिबल एसेट। तो बेसिकली इम्पेयरमेंट जो है ये हम फिक्स एसेट के लिए यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 के मुताबिक आपको इस इम्पेयरमेंट को आप स्टैंडर्ड को आप जो है ये इम्पेयरमेंट आप इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। Thus, when changes in circumstances indicate that the book value of the intangible may not be reconcilable. अब यहाँ वो आपको बता रहा है कि अगर इस तरह की circumstances हो जहाँ book value intangible assets की वो रिकंसेबल ना हो, तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल लेस हो जाएगी कैरिंग अमाउंट से, ठीक है। राइट डाउन शुड बी परफॉर्म टू रिकॉग्नाइज द लॉस। अब फिर आपने यहाँ इसको राइट डाउन भी करना होगा, आपने वैल्यू को राइट डाउन करते हुए रिकॉग्नाइज करना होगा उसका लॉस। तो बेसिकली जब फेयर वैल्यू आपकी कम हो जाए कैरिंग अमाउंट से, तो फिर आप यहाँ इम्पेयरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। Presentation and disclosure है तो this segment includes specific accounting policies, statement of comprehensive income and notes, statement of financial position and notes and additional disclosures. तो specific accounting policies हैं तो measurement basis की बात हम करेंगे, amortization method जो है हमारे पास जो कि international accounting standard 36 है, useful life and amortization rates की बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड नोट्स है तो फिर हम यहाँ अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट इंक्लूडिंग द लाइन आइटम्स, total amount of research and development cost recognized as an expense. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड नोट है तो फिर यहाँ आपने देखना होगा कि बुक वैल्यू लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट्स, कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल प्लेज एज सिक्योरिटी, carrying amount of intangible whose title is restricted, capital commitment for the acquisition of intangible assets, description, carrying amount and remaining amortization period of any intangible assets. Additional disclosure है तो effective date of revaluation, carrying amount of each class of intangible, detail of reconciliation and revaluation in some cases, any restriction on distribution of surplus, ये सारी additional information intangible से relevant जो है ये आपको disclose करनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट नाउ वी विल शो यू सम इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ पेटेंट। अब यहाँ पेटेंट के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे रहा है तो पेटेंट एज एन प्रैक्टिकल एग्जांपल ग्रांटेड बाय द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क office for a period of 20 years. A patent gives the holder the exclusive right to produce, use and sell a product or process without interference or infringement from other. ठीक है, तो बेसिकली पेटेंट एक किस्म का एक्सक्लूसिव राइट है उस बंदे के लिए जिसने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है या एक पर्टिकुलर कोई चीज उसने बनाई है, ठीक है, बेच सकता है और वही उसको सेल भी कर सकता है और यूज भी कर सकता है। अब यहाँ ये आपको बता रहा है द कॉस्ट ऑफ अ पेटेंट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लीगल लाइफ और द यूजफुल लाइफ व्हिच एवर इज शॉर्टर, जो भी शॉर्टर होगी वो आप चूज कर लेंगे। जनरल एंट्री अगर आपने पास करनी है तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पेटेंट या अक्यूमुलेटेड पेटेंट अमोर्टाइजेशन उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया और पार्शियल ईयर जो है वो अप्लाई इसने यहाँ किए। If events indicate the book value of a patent may not be recoverable and impairment test is required. वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अगर बुक वैल्यू जो पेटेंट की है वो रिकवरेबल नहीं है तो फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट आप यहाँ लगा सकते हैं या रिक्वायर्ड होगा। If a patent becomes worthless, the net value of the patent should be written off as loss. If a patent is internally developed, no cost can be capitalized. Most of the research and development costs are expense. समरी आपको बता रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ IAS 38 हमने डिस्कस किए, की कॉन्सेप्ट्स को देखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लाइक रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स को देखा, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट की बात की, डिस्कशन ऑफ पेटेंट के अंदर हमने की क्लास आज का जो लेक्चर था इससे रेलिवेंट जो है उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी जिसमें हमने इंटेंजिबल एसेट्स को देखा,
और साथ ही हमने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि इसको मेजर कैसे करते हैं और इसको किस तरह हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी कैसे करनी है और इसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। उम्मीद करते हैं क्लास आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे जो सिलेक्टेड टाइम स्लॉट है उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।